टू ड्रॉप और नॉट? ये एक सवाल हर उस बच्चे के मन में चल रहा है जिसने रीनीट दिया है। अगर आपके पेपर्स अच्छे हुए हैं तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पर जो भी बच्चे इस साल ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, चाहे उन्होंने 12th दिया है उसके बाद ड्रॉप ले रहे हैं, चाहे उन्होंने पहले से ड्रॉप ले रखा और री ड्रॉप लेने वाले हैं, तो इन 10 पॉइंट्स को ज़रूर नोट करिएगा और उसी के बाद आपको ये डिसीज़न लेना है कि ड्रॉप करना है या नहीं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 पॉइंट्स की जिसके बारे में बच्चों को पता होना चाहिए एक ड्रॉप ईयर लेने से पहले। इसके बाद हम वो वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपके अगर बहुत अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो भी बहुत पैसा नहीं लगेगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि अगर आप ड्रॉप ईयर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। वो ड्रॉप ईयर एक पनिशमेंट नहीं है आपके लिए कि चलो यार फिर से लेते हैं, बल्कि वो एक कमिटमेंट है, साल भर की कमिटमेंट। 2 दिन का मोटिवेशन नहीं बल्कि साल भर का डिसिप्लिन है। ये सिर्फ आपका टेस्ट नहीं होगा कि आप एकेडमिकली कितने अच्छे हैं, बल्कि एक मैराथन होगा। 100 मीटर की रेस तो दौड़ी जा सकती है क्योंकि बहुत कम समय के लिए आपको मेहनत करनी है, पर यहाँ पे आपको एक मैराथन लड़ना होगा, साल भर आपको दौड़ना होगा कंसिस्टेंटली। तो ये 10 हार्ड क्वेश्चन ज़रूर अपने आप से पूछिएगा जो हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रीवियस अटेम्प्ट कैसा गया? और देखिए बच्चों, अपने आप से आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, मगर जिस दिन आपने अपने से झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया, आप अपने आप से झूठ बोलने लगेंगे, उस दिन सारी कहानी बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे झूठ बोल लीजिए, पर अपने आप से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले एनालाइज़ कीजिए कि अगर आपने ड्रॉप लिया था तो पिछला ड्रॉप कैसा गया, और अगर आपने ऐसे ही एग्ज़ाम दिया था तो कैसा गया और क्यों गया। या तो हो सकता है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी, आपका पेपर छूट गया होगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा होगा एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की एंग्जाइटी थी, या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर आपको इशू ही नहीं पता चल रहा है तो तब तो आपको ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इशू ही नहीं पता कर पाएंगे अपना कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो आप सुधारेंगे कैसे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, साइकोलॉजिकल रेजिलियंस एंड द आइसोलेशन फैक्टर। देखिए, ड्रॉप ईयर बहुत लोनली हो सकता है। आप जहाँ जाएंगे सब पूछेगा कि और क्या चल रहा है, तैयारी चल रही है कि नहीं। आप थोड़ा भी बाहर इधर उधर मूड फ्रेश करने के लिए जाएंगे तो कहेंगे कि हाँ ऐसे ही तो तैयारी तुम्हारी चलेगी, ठीक है। तो लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं, और अगर आप 500 मार्क्स हैं तो 500 से 650 जंप करना तो एक रियलिस्टिक जंप है। आप टारगेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQs कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। बट अगर आपका स्कोर 300 के नीचे था, इसका मतलब हर सब्जेक्ट में आपके स्ट्रक्चरल गैप्स हैं, मतलब आपकी तैयारी ही नहीं थी। दोनों केस में ड्रॉप ईयर तो वायबल ही है, बट आपका स्टार्टिंग बेसलाइन अगर नीचे होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की बात करते हैं, ये तो असेसमेंट ऑफ रिमेनिंग पोटेंशियल स्कोर मार्जिन की बात हुई। ड्रॉप ईयर लोनली हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकता है कॉलेज चले जाएं, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएं, पर आपको तो झेलना पड़ जाएगा भाई, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। चौथी बात, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वर्सेस रिगरस मॉक प्रैक्टिस। सबसे पहली बात जो हमने की थी, आपको अपना वीक क्वाड्रेंट पता करना है। जैसे आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सिलेबस पता करने के साथ साथ आपको ये भी पता करना है कि इसमें कहाँ गलत है, आप इसमें क्या गलत है और इसमें क्या गलत है। कई सारे ड्रॉपर क्या करते हैं कि वो उन्हीं थ्योरी चैप्टर्स को रीड करते हैं जो उनका अच्छे से तैयार है, उनका समय बर्बाद हो जाएगा। सक्सेसफुल ड्रॉप ईयर क्या होता है, पैसिव रीडिंग से एग्रेसिव एक्टिव रिकॉल, मतलब कम से कम 100 से 150 MCQ डेली सॉल्व करना होगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए डे 1 से, अगर आप पहले से एक ड्रॉपर हैं तब। पर अगर आप 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हैं तो आप बेसलाइन से स्टार्ट कीजिए, रीडिंग से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। अगला आता है इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम। ड्रॉप ईयर फैमिली से अनकंडीशनल सपोर्ट चाहता है, पर ये भी मत भूलिएगा कि घर वाले भी इंसान हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तो उनके ऊपर भी ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर लोग प्रेशर डालेंगे, आपको बोलेंगे, और उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। अब ये समझ जाइएगा कि क्या वो आपके डिसीजन से मेंटली अलाइंड है, ठीक। क्या आपको बिना डेली कंपैरिजन करके कह रहे हैं देखो तुम्हारा दोस्त गधा था, कॉलेज में चला गया, ये सब किए बिना, गिल्ट में डाले बिना आपको कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, अब पूर्वांचल के जो पेरेंट्स हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक दो हफ्ते बाद तो आपको सुनने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो प्लानिंग उस हिसाब से ही करिएगा। अब अगला आता है अडेप्टिंग टू सिलेबस डायनेमिक्स एंड कट ऑफ।
नीट का डायनेमिक चेंज होता रहता है, कभी कट ऑफ ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी कुछ सिलेबस चेंज हो जाता है। तो आपको कंपटीशन ट्रेंड देखते रहना है कि क्या चल रहा है। और जो सेफ स्कोर है, मान लेते हैं कि सेफ स्कोर 590 जा रहा है, तो आपको तैयारी करनी है 620 की, ठीक है, 680 की। अगर आप इसकी तैयारी घर पे करेंगे तो एग्ज़ाम में तो आप यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। अगला आता है सही इकोसिस्टम का चुनाव करना, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है। ट्रेंड्स को फॉलो मत करिए। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑलवेज़ ऑफलाइन इज़ बेटर देन ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन हमेशा ऑनलाइन से बेटर होता है, ठीक। तो आप ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर लीजिए, और ऑनलाइन तो फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, 2000-3000 के अलग अलग कोचिंग्स के बैचेज़ अवेलेबल हैं। तो आप ऑफलाइन के बाद ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बट ऑफलाइन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसे इकोसिस्टम में बैठे होंगे जहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि बाकी बच्चों की क्या हालत है। ऑनलाइन में तो आप अपने ही शेयर हो जाते हैं, ठीक है। अगला है ओवरकमिंग द स्पेसिफिक फिजिक्स केमिस्ट्री फोबिया। हाँ, देखिए, अब ये सबसे बड़ी कहानी आती है। अधिकतर बायोलॉजी के बच्चों को दिक्कत कहाँ होती है, फिजिक्स में या फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर आपको ड्रॉप करना है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कोई चैप्टर ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। जो आपका वीकेस्ट चैप्टर है उसको सबसे पहले कन्फ्रंट करना है कि भैया समय है, पहले इसी से बात कर ले। पहले वो चैप्टर नहीं करने हैं कि जो पहले से तैयार है, ठीक है। उनको एक्स्ट्रा आवर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और स्टार्ट से ही ये काम करना है। अब बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग बात, नंबर 9, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्लान बी। कई सारे लोगों को ये अंदर से लगता है कि अरे, अगर हम प्लान बी के बारे में सोच के चलेंगे इसका मतलब हम प्लान ए के लिए डेडिकेटेड नहीं है। बच्चों, डायनेमिक्स चेंज हो चुकी है, देश में क्या चल रहा है ये सबको पता है। तो प्लान बी के लिए हमेशा तैयार रहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम MBBS नहीं कर सकते हैं तो BDS है, BMS है, BVSC है, बायोटेक है, BSc है। इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि और क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ये आपके एक्सट्रीम सर्वाइवल प्रेशर को कम करेंगे और एग्ज़ाम डे पैनिक को रोकेंगे। तो ये पहले से ही सोच लीजिए कि आपका फाइनल अटेम्प्ट है क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि परफॉर्मेंस आपकी पैरालाइज हो जाए। मतलब अगर आपने ड्रॉप लिया तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि हमें MBBS ही करना है, क्या ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, क्या हम इसके बाहर भी कुछ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे। और एक अच्छे आदमी ने कहा है, मैंने एक अच्छा कोट पढ़ा है, अज्यूम द वर्स्ट सो दैट द कंडीशंस कैन नॉट बी यूज टू हार्म यू, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बर्नआउट मैनेजमेंट एंड फिजिकल हेल्थ स्ट्रेटजी। नया नया तो सब कुछ बढ़िया लगता है कि अरे मज़ा आएगा, कर लेंगे, बट स्टार्टिंग में ही पढ़ने के बाद फिर कम होने लगता है। तो ये याद रखिएगा कि स्टार्ट तो करेंगे आप 14 घंटे के प्लान से, कि पहले महीने में एकदम 14 घंटे पढ़ रहे हैं, एकदम मज़ा आ जा रहा है, एकदम करना पड़ रहा है। पर तीसरा, चौथा, 5वां महीना आते आते हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो एक ऐसा शेड्यूल बनाइए कि जिसमें आप 6-7 घंटे, 7-8 घंटे, मतलब 7-8 घंटे सो सकें, पढ़ सकें, थोड़ा बहुत घूम टहल सकें। क्योंकि अगर आप बर्नआउट हो जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये 10 इंपॉर्टेंट बातें आपको नीट ड्रॉप लेने से पहले अपने आप से पूछनी होगी, और हमें कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या और कुछ भी चाहिए। अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे तो हम बताएंगे कि जिनके लो मार्क्स आए हैं वो और क्या अल्टरनेट करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।